जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है उपसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, यानी कि उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण करना है आईयूपीएसी नामकरण में, यानी कि आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो उपसंयोजी यौगिकों के नाम के साथ इसके सभी नियमों को जो है सीखते चलेंगे और कुछ जो है बेसिक चीजों को भी सीखते चलेंगे। तो इस उपसंयोजी यौगिकों का एक कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण में अगर जो है यहां पर लिया जाए K4FeCl6 इस तरह से। और कुछ उदाहरण की बात करें तो देखेंगे CONH3 का टेकन 6 इस तरह से Cl3। अब यहां पर ऐसे यौगिकों की बात करें, यानी कि इन्हीं यौगिकों का जो है हम आपको आईयूपीएसी बनाना है। और अगर ऐसे यौगिकों की बात करें तो इन यौगिकों में जो है अगर कार्बन देख रहे होंगे तो कार्बन तो नहीं दिख रहा है। अभी इसके पहले जो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम पर आप पढ़े सीखे तो उसमें तो कार्बन था और उसका जो है उस कार्बन के आधार पर कुछ नियम और शर्त थी जिसके आधार पर उसका आईयूपीएसी बनाना सीख गए। लेकिन अगर यहाँ पर जो है देखेंगे तो यहाँ पर तो कार्बन दिख नहीं रहा है। तो ऐसे जो यौगिक हैं ये आपके जो है उपसंयोजी यौगिक है। और एक चीज यह भी ध्यान देना है कि ऐसे उपसंयोजी यौगिकों का जो है नामकरण करने से पहले आपको जो है ऐसी चीजों का जो है फार्मूला भी जो है याद होना चाहिए, इनका फार्मूला भी आना चाहिए। तो ये सब जो है इसकी बेसिक चीज है, बेसिक पॉइंट है। अब देखिए इस उपसंयोजी यौगिक का नामकरण हम आप तभी कर सकते हैं जब जो है मुख्य चीज इसमें जो है इसके लिगेंड को जानेंगे, इसके जो है संलग्नी को नहीं जान पाएंगे, तब तक जो है हम इसका आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर सकते। यानी कि उपसंयोजी यौगिकों का नाम जो है तभी बन सकता है, आईयूपीएसी नामकरण तभी हो सकता है जब इसका जो है मुख्य यानी कि जो इसका मेन चीज है वह संलग्नी है। जब तक यह संलग्नी यानी कि लिगेंड नहीं पता होगा। तो चलिए हम इसके पहले लिगेंड को समझ लें कि लिगेंड क्या है। लिगेंड की बात करें तो यहां पर देखेंगे वह परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, लिगेंड या संलग्नी कहलाता है। कहने का मतलब है कि परमाणु, अणु या आयन के रूप में जो है और केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला परमाणु, अणु अथवा जो आयन है वह जो है लिगेंड कहलाता है। अगर देखें यहां पर तो केंद्रीय धातु परमाणु को अगर जो है हम यहाँ पर मेटल एम ले लें और लिगेंड को जो है अगर यल से डिनोट करें तो इस लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है जोड़े जो है वह इस केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जाएंगे। इस लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर जो होगा इस मेटल को यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाता है, यानी कि जो देता है यह लिगेंड कहलाता है। और चलेंगे इस एग्जाम्पल में अगर समझने की बात है तो इस एग्जाम्पल में अगर समझा जाए तो यहां पर देखेंगे यहां पर ये जो CN है, यह जो CN है यह Cl एक लिगेंड है
और यहां पर जो आयरन है Fe है, यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। वैसे देखा जाए तो यहां पर जो है जो Cn है, इस Cn पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। यानी कि अगर देखा जाए इसकी संरचना तो यह कुछ इस तरह से Cn, इस तरह से इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो यहां पर हेक्सा में है 6 में, यानी कि 6 जो है Cn है, तो 6 Cn जो होगा यह जो है इस आयरन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें, अगर इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कुछ इस तरह से दिखाएं यहां पर, और यहां पर जो है 6 Cn है, तो कुछ इस तरह से ऐसे, इस तरह से, ऐसे। तो यहां पर जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है इस आयरन को, इस केंद्रीय धातु परमाणु को मिल रहा है। अब ये 6 Cn जो है इस आयरन को इस तरह से घेर रखे होते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं। तो सिंपल है, इस लिगेंड के द्वारा जो केंद्रीय परमाणु, लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणुओं को जो है घेरा जाता है, तो एक जो है मंडल बनता है, जिसे उपसहसंयोजी मंडल कहा जाता है, अथवा इसी को संकुल मंडल भी कहा जाता है। इसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणुओं को घेरना जो है उपसहसंयोजी मंडल कहलाता है। यानी कि इस उपसहसंयोजी मंडल में कि क्या क्या है, एक तो जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, और जो है दूसरा लिगेंड है, और इस लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाता है। अब देखेंगे तो लिगेंडों का वर्गीकरण की अगर बात किया जाए, तो दाता स्थानों की संख्या के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। यहां पर दाता स्थानों की संख्या के आधार पर है। तो दाता थोड़ा देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इस तरह से। तो यहां पर देखेंगे जैसे NaH3, यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह से मिल जाएगा। और देखेंगे H2O, यहां पर इस तरह से। और देखेंगे Cl-, तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। और इसी तरह से और एग्जाम्पल देखेंगे तो NH2, CH2, CH2, NH2 इस तरह से। तो यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो जो है क्या मिलेगा, यहां पर CO है, फिर जो है CO इस तरह से। तो यहां से जो है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म। और देखेंगे अगर तो जो है हाँ, थोड़ा यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखेंगे यहां पर NH3 में, इस NH3 में इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, और यहां पर जो है H2O में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहां पर Cl में माइनस जो Cl क्लोरीन आयन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहां पर देख रहे हैं कि एक ही जो है स्थान से इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, एक ही स्थान से इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इन सबको इलेक्ट्रॉन जो है यहां से भी मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है। यानी कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन युग्मदान किए जा रहे हैं, या इधर से भी इलेक्ट्रॉन युग्मदान किए जा रहे हैं। और यहां पर जो है यहां से इलेक्ट्रॉन युग्मदान किए जा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन युग्मदान किए जा रहे हैं। तो
यही जो है दाता युग्म स्थान होगा कि जहां से इलेक्ट्रॉन दान किए जाए। तो दाता युग्म जो स्थान होगा, इन स्थानों से यानी कि दाता स्थानों की संख्या के आधार पर लिगेंड जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक दंतुर में देखेंगे एक दाता स्थान है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक दाता स्थान है, यहां पर एक दाता स्थान है, यहां पर एक दाता स्थान है। इसी तरह से द्विदंतुर में देखा जाए बाइडेंटेड लिगेंड में दो दाता स्थान, यहां से देखेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन युग्मदान किया जा सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन युग्मदान किया जाता है, यानी कि दो दाता स्थान होगा। त्रिदंतुर में ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं, तीन दाता स्थान मिल जाएंगे। इसी तरह से चतुष्दंतुर में जिसे टेट्राडेंटेड कहते हैं, चार दाता स्थान मिल जाते हैं। इसी तरह से जो है पंचदंतुर होता है, यहां पर देखेंगे पंचदंतुर यानी कि डेंटेड लिगेंड इस तरह से। तो पेंटाडेंटेड में जो है देखेंगे तो 5 दाता स्थान मिल जाते हैं। फिलहाल इन सब का एग्जाम्पल जो है आगे देखेंगे कि एक दंतुर, द्विदंतुर, तीन दंतुर, इन सब का जो है एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अभी जो है बेसिक चीजों को हम आपको समझा रहे हैं कि लिगेंड जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखेंगे एक दंतुर एक स्थान से, एक जो है दाता स्थान से इलेक्ट्रॉन दान दिए जा रहे हैं। द्विदंतुर में 2 स्थान से, तीन दंतुर में इसी तरह से एग्जाम्पल मिल जाएगा। चार दंतुर में यानी कि चतुष्दंतुर में 4 स्थान से, पंचदंतुर 5 और हेक्सादंतुर 6 जगह से। तो इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कई उदाहरण मिल जाते हैं। तो इतनी बेसिक चीज को पहले समझ डालिए। क्या क्या मिल गया? लिगेंड सबसे पहले मुख्य है। उपसा संयोजी यौगिकों के आईपीएसी नामकरण के लिए जो मुख्य है वह लिगेंड है। लिगेंड में आपको बता दिया गया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको समझा दिया गया यहाँ पर क्या लिया गया एग्जाम्पल, हाँ इस तरह से K4FeCN6 इस तरह से लिया गया, जिसमें दिखाया गया कि Cn के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस आयरन को दिया जा रहा है, यानी कि यह Cn जो है लिगेंड होगा और यह आयरन जो होगा वह केंद्रीय धातु परमाणु होगा। और यह Cn जो है इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इसको चारों तरफ से आयरन को घेरता है, एक मंडल बनाता है। इस पूरे मंडल को यहां से यहां तक जो है संकुल मंडल कहा जाता है, अथवा संकुल कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, अथवा जो है इसी को उपसंयोजी मंडल कहा जाता है। तो एक उपसंयोजी मंडल में जो है एक उपसंयोजी मंडल में लिगेंड और जो है केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। और जो है ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड जो है क्या करते हैं, अपने दाता स्थान से जो है जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, दाता स्थान की संख्या के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। किसी उपसंयोजी यौगिक में लिगेंड दाता स्थान के आधार पर जो है कई प्रकार के होते हैं, दाता स्थानों की संख्या के आधार पर। तो एक दंतुर जो होते हैं एक स्थान से इलेक्ट्रॉन युग्म, द्विदंतुर जैसे यहां से और यहां से, त्रिदंतुर 3 स्थान से, इस तरह से मिल जाता है। तो इतनी बेसिक चीज को पहले अच्छे से कॉपी पर लिख डालिए, समझ डालिए। इसके अतिरिक्त देखेंगे कुछ और बेसिक चीज मिल जाती हैं। वह बेसिक चीज जो है क्या है कि एक जो है अगर देखें यहां पर तो हाँ, अगर एक परमाणु में देखेंगे, एक परमाणु जैसे इसको ले लिया जाए अथवा इसको ले लिया जाए, तो इसमें देखेंगे तो एक परमाणु से में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म है,
एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन वह जो है क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है क्या करता है, देता है। एक परमाणु के पास जानने वाली बात यह है कि एक परमाणु के पास यदि कई इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन वह जो है तब भी क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और बेसिक चीज मिल जाती है कि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड जो है लुईस क्षार होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो सब जो है लुईस क्षार होते हैं, ये तो सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इतनी बात, हाँ इसके अतिरिक्त एक चीज आप और जान गए हैं, संकुल मंडल यानी कि उपसंयोजी मंडल। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम सीखेंगे और इसके जो है सभी नियमों को जो है एक एक करके सीखते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो चलिए उपसंयोजी, पहले तो इतनी बात जो है अच्छी तरह से जो है नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण करना सीखें और इसके प्रत्येक नियमों को जो है लिखते चलेंगे, सीखते चलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, केवल नियम पर ध्यान देंगे तो बहुत सरल है। चलिए उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण करना सीखें। तो चलिए उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं। तो देखिए उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम करने के लिए कुछ जो है बेसिक चीज है, उसको पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। देखेंगे तो पहली बेसिक चीज जो है धनात्मक भाग तथा जो है ऋणात्मक भाग, यानी कि जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उस उपसंयोजी यौगिक में पहले एक उदाहरण देखिए। एक उदाहरण देखेंगे तो जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6, इस तरह से। अगर इस एग्जांपल में देखें तो आपको हम बताए अभी ना कि यहां जो ब्रैकेट में है यह इतना जो है कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, और यह जो है आयन है, धातु आयन है। अब देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में जो है और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो आयन है इसमें देखेंगे पूरे, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के पूरा जो है एक उपसंयोजी यौगिक है। इस उपसंयोजी यौगिक में यह इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना संकुल यौगिक, और यह इतना धातु आयन है। तो यहां पर देखना यह है कि इस पूरे यौगिक में, पूरे उपसंयोजी यौगिक में जो धनात्मक भाग होगा इसका नाम जो है पहले लिखा जाएगा और जो ऋणात्मक भाग होगा उसका नाम जो है बाद में लिखा जाएगा। देखेंगे तो यहां पर एग्जांपल में अगर K4 है, यानी कि जो पोटेशियम है एक K है, तो यह धनात्मक है, तो इसका नाम जो है पहले लिखेंगे। ये जो है यानी कि हो जाएगा क्या, पोटेशियम। इस तरह से इसका नाम जो है पहले लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है इस कॉम्प्लेक्स का, देखिए यहां पर एक चीज यह है कि अगर यह कंफर्म हो गया कि धनावेशित है, धनावेशित पार्ट है, भाग है, तो यह जो है ऋणावेशित भाग होगा, ये कंफर्म हो जाता है। तो धनावेशित का नाम पहले, उसके बाद जो है ऋणात्मक भाग का, यानी कि इसका नाम लिखेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो कॉम्प्लेक्स में जो है दो भाग हैं, एक तो यह जो है लिगेंड है और दूसरा जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। अब देखेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स में आपको मिला, एक तो लिगेंड हुआ जो ब्रैकेट के अंदर है, और एक जो है ब्रैकेट के बाहर जो है वह
केंद्रीय धातु परमाणु होता है। यानी कि संकुल यौगिक में, कॉम्प्लेक्स में जो ब्रैकेट के अंदर होता है वह लिगेंड होता है, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो यहां पर जो है यहां पर कुछ ऐसे देखेंगे तो यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और यह जो है लिगेंड है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखेंगे एक लिगेंड मिल गया, एक केंद्रीय धातु परमाणु मिल गई। पहले क्या मिला, धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग। तो दो भाग होते हैं उपसंयोजी यौगिक में, एक यहां पर धनात्मक हो गया, दूसरा ऋणात्मक हो गया। अगर एक भाग धनात्मक है तो धनात्मक का नाम जो है पहले लिखा जाएगा, फिर जो है ऋणात्मक भाग का नाम लिखा जाएगा। अगर धनात्मक कंफर्म हो गया कि ये धनात्मक है तो दूसरा भाग जो है ऋणात्मक होगा, इतना कंफर्म हो जाता है। अब ऋणात्मक भाग अगर जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहां से यहां तक जो है ये ऋणात्मक भाग है, यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे लिख दें, चलिए यही लिख देते हैं। यहां पर अगर यह जो है ऋणात्मक भाग है और यह जो है ये धनात्मक भाग है, तो इस ऋणात्मक भाग यानी कि जो संकुल यौगिक है इसे कॉम्प्लेक्स बताए, तो इस कॉम्प्लेक्स के दो भाग मिल गए। एक तो जो है छोटे ब्रैकेट के अंदर जिसे लिगेंड कहा गया, और एक जो है ब्रैकेट के बाहर जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहा गया। अब देखेंगे तो लिगेंड जो होते हैं, इस लिगेंड का नाम जो है केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिखा जाता है। सबसे पहले अगर देखेंगे एक एग्जाम्पल थोड़ा और देखिए, यहां पर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, क्या CO, यहां पर देखेंगे ऐसे CO NH3 का टेकन 6, उसके बाद जो है Cl3, इस तरह से लें। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो ये तो कंफर्म है कि ऋणावेशित है, यानी कि ऋणात्मक भाग है। यह जो है ऋणात्मक भाग हो गई, और यह जो संकुल है ये संकुल जो है धनात्मक भाग हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें, अब यहां पर यह धनात्मक भाग था तो इसका नाम पहले लिखा गया जो आयन के रूप में है, और यहां पर जो संकुल है ऋणात्मक भाग हो गई, तो संकुल में लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु आए। यानी कि पूरे उपसंयोजी यौगिक में सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा जो धनात्मक है, फिर जो है ऋणात्मक वाले में संकुल का नाम लिखा जाएगा। अब संकुल में जो है लिगेंड होगा पहले, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु होगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में जो है धनात्मक भाग तो संकुल है और ऋणात्मक भाग जो है इसका आयन है। अब यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले इसमें संकुल का नाम लिखा जाएगा, और संकुल के नाम में लिगेंड का नाम पहले, फिर उसके बाद जो है इसके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा, फिर इसके ऋणात्मक भाग का नाम लिखा जाएगा। इतनी चीज जो है नोट कर लीजिए, इतनी चीज जो है लिख डालिए, समझ डालिए। तो यहां तक की बात हो गई। अब और आगे थोड़ा चलेंगे। अगली बेसिक चीज क्या है कि जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है यहां पर लिगेंड तो ब्रैकेट में होंगे और ब्रैकेट के बाहर केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये भी नोट करने की चीज है, ये भी बहुत बेसिक चीज है। अब क्या है कि लिगेंड की जो संख्या है, यहां पर देख रहे हैं 6 लिगेंड है, और यहां पर जो है 6 यहां भी दिया गया है। तो लिगेंड की जो संख्या होगी, अगर 1 है तब तो उसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 2 लिगेंड है तो उसके लिए डाई, 3 लिगेंड है तो ट्राई, 4 लिगेंड है तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लगाया जाता है। यानी कि लिगेंडों की संख्या को जो है पहले लिख दिया जाता है। अब उसके बाद जो है
अब कुछ लिगेंड के नाम होते हैं, जैसे सीएन है तो सीएन के लिए साइनो, और जो है सीएल यानी कि क्लोराइड आयन है तो क्लोराइडो हो जाएगा। H2O है तो इसके लिए एक्वा लगाते हैं। NH3 है तो इसके लिए एमीन लगाते हैं। इसी तरह से और भी लिगेंड मिल जाएंगे, तो इसको जो है याद करना पड़ता है। फिर जो है पहले क्या मिला, लिगेंड की संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद लिगेंडों का नाम लिखते हैं। इतनी चीज दिमाग में रख लीजिए। और देखेंगे, यानी कि देखिए लिगेंड में यहां पर 6 लिगेंड है तो पहले हेक्सा हो जाएगा, फिर जो है सीएन के लिए जो है साइनो लगा देंगे। इतनी चीज। अब देखेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की बात करेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु में समझने की बात यह है, केंद्रीय धातु परमाणु को यहां हम जो है कैपिटल एम से लिख दिए हैं, यानी कि मेटल लिख दिए, केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिए हैं। अगर यह केंद्रीय धातु परमाणु ऋणावेशित है, अगर ऋणायन के रूप में है, तो इसके लिए जो है 1 लगाते हैं, ATE लिख देते हैं। लेकिन यही केंद्रीय धातु परमाणु यदि जो है धनात्मक हो और जो है अथवा उदासीन हो, तो इसके लिए जो है 8 नहीं लगाते हैं, यानी कि कुछ नहीं लिखते हैं। ऋणात्मक होगा तो केवल 1 लगा देते हैं। इतनी बात स्पष्ट कर लीजिए। अब आगे चलेंगे, कुछ और देखेंगे। फिर जो है क्या करेंगे, अंत में जो है क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंकों में लिख दिया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में जो है रोमन अंकों में लिख देते हैं। अब देखेंगे यहां तक कि जो है, हाँ तो बात हो गई ना कि ब्रैकेट के अंदर जो है लिगेंड और ब्रैकेट के बाहर केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। और एक बेसिक चीज और होती है कि आयन की संख्या नहीं बताते हैं। अब देखेंगे, अगर यहां पर यह आयन है, भाई यह आयन है, K4 आयन है, तो यहां पर जो है इसकी संख्या नहीं बतलाएंगे कि कितने पोटेशियम है, यहां पर केवल जो है पोटेशियम लिखा जाता है। यहां पर देखेंगे तो लिगेंडों में लिगेंडों की संख्या बताएंगे कि 6 लिगेंड है तो हेक्सा साइनो लगाएंगे। लेकिन यहां पर जो है K4 है तो यहां पर जो है टेट्रा पोटेशियम नहीं लगाएंगे, यानी कि इस आयन की संख्या नहीं बताते हैं। अब अगर इसका जो है पहले नामकरण करें, इसका नाम दे तो देखिए कैसे नाम इसका होता है, क्या नाम बनता है। चलिए पहले यहां पर देखेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे। एग्जाम्पल में K4 या FeCl6 दिया है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि यह जो है धनात्मक भाग है। इस पूरे उपसंयोजी यौगिक में यह धनात्मक भाग है और यह जो है इतना ऋणात्मक भाग है। ये जो है संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु का मिश्र है, तो यह जो है पूरा संकुल है। और यह जो है धनात्मक भाग है। भाई धनात्मक भाग क्लियर हो गया तो यह ऋणात्मक भाग होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे, नियम आपसे कहा कि धनात्मक भाग का नाम पहले लिखते हैं और ये धनात्मक भाग जो होते हैं आयन होते हैं, फिर उसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखते हैं। तो धनात्मक भाग जो आयन के रूप में मिला, इस आयन की संख्या यहां पर देखेंगे नहीं बताया जाता है। यानी कि K4 है तो यहां पर जो है टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, यानी कि इसकी संख्या नहीं बतलाते हैं। क्या करेंगे, सीधा पोटेशियम लिख देंगे। भाई धनात्मक है तो धनात्मक का नाम पहले लिखते हैं, तो इसका नाम जो है पोटेशियम हो गया। क्या हो गया, पोटेशियम। इस तरह से फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड जो है ब्रैकेट के अंदर ये लिगेंड है। अब यह लिगेंड है तो लिगेंड की संख्या बतलाई जाएगी। तो लिगेंड में देख रहे हैं यहां पर 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के लिए यहां पर देखेंगे तो हेक्सा लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, हेक्सा। फिर उसके बाद जो है
लिगेंड का नाम, अगर लिगेंड जो है CN है तो CN के लिए जो है साइनो लगाएंगे। इस तरह से साइनो हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है देखेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु की बात आ गई। तो केंद्रीय धातु परमाणु तो यह मिल गया। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु को देखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है धनायन है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है। भाई ऋणावेशित होगा तो उसके लिए 8 लगाते हैं, धनावेशित अथवा उदासीन होगा तो उसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ये ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित है तो इसके लिए अब इसको देखेंगे तो ये तो Fe यानी कि आयरन है, तो इसको जो है फेरम कहा जाता है। यहां पर इसको जो है क्या बोलते हैं, फेरम। कुछ यहां पर देखेंगे Fe को जो है फेरम कहा जाता है। इस तरह से अब होगा क्या कि इस फेरम का यूएम जो है हटा दिया जाता है, तो यूएम के स्थान पर जो है एट लग जाता है, तो हो जाएगा फेरेट। इस तरह से हो जाएगा फेरेट। तो क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम मिल गया फेरेट। इस तरह से पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। अब उसके बाद जो है अंत में क्या करना है, अंत में देखेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख दिया जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु की यहां पर आगे ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, यहां पर हम यहां लिख दे रहे हैं इस तरह से। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम आपको जो है समझा चुके हैं, बता चुके हैं। फिलहाल चलिए यहां पर हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल दे रहे हैं। तो देखेंगे इस जो है आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो देखें ये पोटेशियम है, यहां पर देखेंगे तो K1+ मिल जाता है। और देखेंगे Cn का Cn1- मिल जाता है। आयरन का जो है आयरन Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसको हम X मान लेंगे। देखिए क्या मिला, K4 है तो हो जाएगा +1 × 4 इस तरह से। फिर प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो हो जाएगा X, फिर प्लस इसका तो Cn का -1 है तो -1 × जो है 6 टाइम पर है 6 लिख देंगे। और पूरे का जो है पूरे पर जो है कोई चार्ज तो है नहीं, पूरे यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0, तो 0 लिख देंगे। अब देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां पर इस तरह से ऐसे इस तरह से बराबर 0 मिल गया। फिर उसके बाद जो है क्या मिलेगा, हाँ ऐसे मिल जाएगा। फिर यानी कि इस तरह से दूसरा मिल जाता है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 मिलती है। तो +2 मिलेगी तो रोमन अंक में लिखेंगे, तो इस तरह से यहां पर यह हो जाती है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, यह जो है इस उप सहसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम मिल गया। तो इस तरह से उप सहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम करना जो है बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखें। इतनी बात। तो यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या
इस तरह से निकाल करके इस केंद्रीय धातु परमाणु की क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिख दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण जो है और देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझे। और चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या मिला, देखिए CONH3 का टेकन 6, इस तरह से Cl3। चलिए इसका IUPAC क्या होगा, तो यहां पर देखिए समझने की बात यह है कि सबसे पहले यह तो जो है ऋणावेशित भाग हो गया, यानी कि ऋणात्मक भाग हो गया। भाई जब यह ऋणात्मक भाग है तो यहां पर कुछ इस तरह से लिखा देंगे, तो यहां पर ये जो है कंफर्म हो गया कि ये धनात्मक भाग, ये संकुल भाग जो है धनात्मक भाग है। अब इसके IUPAC नामकरण के लिए धनात्मक भाग का नाम पहले लिखते हैं, तो यानी कि संकुल का नाम पहले लिखेंगे। तो संकुल के नाम जो है पहले लिखेंगे, तो यहां पर जो है कंडीशन क्या है कि जो लिगेंड है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है और ब्रैकेट के बाहर केंद्रीय धातु परमाणु है, तो लिगेंड का नाम जो है पहले लिखा जाता है। लेकिन इस लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या कितनी है वह बताई जाती है। तो लिगेंड की संख्या देख रहे हैं 6 है, तो 6 के लिए यहां पर देखेंगे तो हेक्सा, यहां पर जो है क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। अब जो है लिगेंड को यहां पर देखेंगे NH3 है, तो NH3 के लिए जो है एमीन हो जाएगी, तो हो जाएगा हेक्सा एमीन, इस तरह से। फिर देखिए अब जो है बात आई है केंद्रीय धातु परमाणु की, तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु को देखना है कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु जो है ऋणात्मक होगी तो उसके लिए 8 लगाते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु अगर धनात्मक अथवा उदासीन होगी तो कुछ नहीं लिखते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो इसके लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगी क्या है, कोबाल्ट है, तो हो जाएगी कोबाल्ट, इस तरह से ऐसे। फिर उसके बाद अब देखिए क्या मिला कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, यहां पर देख रहे हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे ब्रैकेट में रोमन अंकों में। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, वह मिल जाएगी। फिर यहां पर देखिए अब इस आयन का नाम है, तो आयन के रूप में है, बाहर है आयन के रूप में है, जब अंदर होती तब इसका जो है यहां पर जो है क्या करते, लिगेंड के रूप में होती तो क्लोराइडो लगाते, लेकिन यहां पर जो है क्या है, ये क्लोराइड होगा, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, यहां पर इस तरह से यह हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके यहां लिख देंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, तो क्या मिल जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हम यहां पर इसको x मान लेंगे कुछ इस तरह से, x प्लस अमोनिया है NH3 है, तो यह एक कंपाउंड के रूप में है, यौगिक के रूप में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 हो जाएगी, तो क्या हो गया 0 इंटू जो है 6 कर देंगे। फिर जो है प्लस इस क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो है -1 होता है, तो हो जाएगा -1 इंटू 3। अब पूरे यौगिक पर जो है देखेंगे तो कोई आवेश नहीं है, यानी कि पूरे का जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अब देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इस तरह से ऐसे,
यानी कि +3 मिल गया। यानी कि इस जो है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 मिल गई, जिसको रोमन अंकों में लिख दिया जाता है। तो इसका इस उपसंयोजी यौगिक की जो आईपीएसी नाम मिला, क्या? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस तरह से मिल जाता है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। सब जो है एक एक एग्जाम्पल, एक एक नियम, और जो है इसकी जितनी एक एक जो है बेसिक पॉइंट है सब लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत सरल है। और यह उपसंयोजी यौगिकों का जो आईपीएसी नाम होता है, एग्जाम में जो है लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, हर सत्र पूछा जाने वाला। इससे जो है कम से कम जो है 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक जो है इससे पूछे जाते हैं। यहां पर एक बेसिक चीज और जान लीजिए। बेसिक चीज जो है क्या है कि लिगेंड देखेंगे तो जो लिगेंड होते हैं ये चीज, तो लिगेंड जो है 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से लिगेंड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है ऋणात्मक लिगेंड होता है, ऋणात्मक लिगेंड, और एक जो है उदासीन लिगेंड होता है, और एक जो है धनात्मक लिगेंड होता है। तो जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड के लिए जो है, हाँ, ऋणात्मक लिगेंड के लिए जो है क्या किया जाता है, O लगाते हैं इस तरह से। O ऋणात्मक लिगेंड के लिए आप आपको बताए हैं कि ऋणात्मक लिगेंड के लिए O लगाते हैं। एग्जाम्पल में अगर इसको समझें तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो, सॉरी साइनो हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। यहां पर साइनो और जो है क्लोराइडो, इस तरह से। इसी तरह से जो उदासीन लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड के लिए जो है इल लगाया जाता है, इल। एग्जाम्पल की बात कर ले तो जो है कार्बोनिल, यहां पर कार्बोनिल, इसका क्या नाम मिल जाएगा, इस तरह से कार्बोनिल। यहां पर साइनो जो है यहां पर CN के लिए, यहां पर, और क्लोराइडो Cl के लिए, इस तरह से एग्जाम्पल में। और उदासीन के लिए इल लगाते हैं, यहां पर कार्बोनिल के लिए कार्बोनिल मिल गया। अब इसी तरह से जो धनात्मक लिगेंड होते हैं, धनात्मक लिगेंड के लिए जो है यूएम लगाया जाता है, यूएम, इस तरह से। एग्जाम्पल में अगर NO+ लिया जाए, इस तरह से NO+, तो हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। इसका नाम जो है नाइट्रोसोनियम, इस तरह से। तो इतनी बेसिक चीज और नोट कर लीजिए। लिगेंड 3 प्रकार के मिल गए, एक ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड के लिए O लगाते हैं, एग्जाम्पल में साइनो मिल गया, क्लोराइडो मिल गया। उदासीन लिगेंड के लिए इल लगाते हैं, एग्जाम्पल में कार्बोनिल मिल गया। और जो है जो धनात्मक लिगेंड होते हैं इसके लिए यूएम लगाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में NO+ के लिए नाइट्रोसोनियम मिल गया। तो यह बेसिक पॉइंट भी नोट कर लीजिए। तो यह रहा उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को जो है सॉल्व कीजिए।
समझिए और कमेंट करके जो है बताएंगे कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे। और हाँ, उपसंयोजी यौगिकों में कुछ उपसंयोजी यौगिकों का जो है आपको नामकरण करना है, तो प्रयास कीजिए। तो देखिए यहां पर कुछ उपसंयोजी यौगिक हम दे रहे हैं आपको। जैसे इस तरह से PTH2O का टेकन 6 Cl4 और दूसरा इसी तरह से जो है क्या मिला, Na2 इस तरह से PtCl6 इसका, और इसी तरह से जो है K3COCl6 और देखेंगे NH3 का टेकन ट्वाइस और H2O का टेकन ट्वाइस। इस तरह से H2O का टेकन ट्वाइस Cl2Cl, इन सबका आईपीएससी नाम कीजिए, इनका आईपीएससी नाम बताइए और कमेंट करके हमको बताएंगे कि आप कितना कर पाए हैं कितना नहीं। आगे की क्लास हम आप कल देखेंगे।